ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक एवरीवन। एंड फाइनली हम फाइनल शार्ट के साथ आ चुके हैं। कल 8th क्लास का एग्ज़ाम है कश्मीर डिवीज़न एंड जम्मू डिवीज़न के अंदर, एंड उसी पे हम जहाँ पे बात करने वाले हैं विल टेक मच लेस टाइम। एंड इसलिए मैं जो है तेज़ तेज़ बातें करूँगा। आई एम श्योर आपको चीज़ें समझ आएगी। ये वाला जो हमारे पास इस वक्त पेपर है, ये मॉडल पेपर कश्मीर का है। कश्मीर के एग्ज़ाम को हम काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं। न्यू पैटर्न पे ये शिफ्ट हो चुके हैं एंड यहाँ पे इनका पेपर प्रिडिक्ट करना ज़्यादा सिंपल है एज़ कम्पेयर टू ज्योमिनिटीज़ का, क्योंकि जो जम्मू रीजन है, जम्मू रीजन के अंदर ओल्ड पैटर्न को फॉलो किया जाता है। ये वाला ओल्ड पैटर्न का पेपर है, वो इसके अकॉर्डिंगली इसको देख सकते हैं। हाउएवर पैटर्न उनका ओल्ड है, बट जैसा कि मैथमेटिक्स के पेपर के अंदर हमने देखा कि सिलेबस वो भी जो है नए को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन इनको आपको दिख रहे हैं जम्मू वालों को, ये वाले जो आपको क्वेश्चन हैं जो नए प्रेस्क्राइब्ड आपका सिलेबस है उससे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे इसकी ये वाला जो हमारा है इस वक्त आपका पेपर किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से आपको कल प्रिपेयर करके जाना है। देखिए, ये वाला जो आपका पेपर होने वाला है ज़्यादा कंसेप्चुअल बेस्ड होने वाला है, ज़्यादा डिपेंड करेगा आपकी नॉलेज पे, आपको कंसेप्ट्स पे कितनी पकड़ होती है। वीडियो हम पहले इसलिए नहीं डालते क्योंकि ये जो गेस होते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये जनरली बच्चों को मिसगाइड कर देते हैं। इसलिए हम चाहते हैं आप अपने चैप्टर्स पूरे से क्लियर करो। हाउएवर जब आपके 2-3 घंटे बचते हैं तो लास्ट पे आपको किन क्वेश्चंस को देख के जाना चाहिए जो पोटेंशियली एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, जिनके आने की संभावना होती है। यहाँ पे हम बात करेंगे। आई एम श्योर सबसे पहले ही मैंने बताया था जब हमने शुरू की थी क्लास 8th की जर्नी, मैंने बताया था कि लर्निंग आउटकम्स पे फोकस करना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको जो है यहाँ पे डायग्राम बनानी चाहिए, स्पेशली ह्यूमन आई की। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लियोडोस्कोप की, ये वाला जो हमारा है रिफ्लेक्शन वाली, ठीक है ना। उसके बाद जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये वाली जो 3-4 डायग्राम्स हैं इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद जो है हाइड्रा की, एमोबा की, ये वाली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डायग्राम्स है अगेन इंपॉर्टेंट बनती है। ठीक है ना, इन पे क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकता है। बाकी जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह ये जो इसने नीचे दिए हुए हैं, आई एम श्योर ये जो लर्निंग आउटकम्स दिए हैं इसने, ये वाला जो है अपना पेपर जो है जनरली इन्हीं पे मोल्ड करेगा, चाहे क्वेश्चंस किसी तरह से भी टिल्ट करके डाल दे, बट जो कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कोर थीम होती है, एग्जामिनर उससे चूकने की कोशिश नहीं करता। एंड कश्मीर के अंदर बहुत स्टैंडर्ड पेपर सेट करता है। आई एम श्योर आप जो है इसको एंजॉय करेंगे। कल का जो आपको पेपर को देखने को मिलेगा, जिस तरह से हमारे ट्रेडिशनल पेपर हुआ करते थे, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस या फिर व्हाट इज लाइट, ऐसे ऐसे नहीं, थोड़ा आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। जिस तरह आपका मॉडल पेपर जो है थोड़ा टिल्टेड वे में है, ठीक है ना, बहुत इजी पेपर है, बट ये जो पेपर है इस तरह से दिया गया है। एनीवे हम बढ़ते हैं आगे, इन चीज़ों को बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर कवर करने की कोशिश करते हैं। आपका सेक्शन ए के अंदर आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगेन आपको एग्जाम के अंदर जो है लाइट चैप्टर से जो है यहाँ पे क्वेश्चन मिले, तो इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक ऊपर एक नीचे। नीचे वाला में भी आपका एप्लीकेशन बेस्ड हो, ठीक है ना, बट जो ऊपर वाला क्वेश्चन होगा या इन 2 में से एक क्वेश्चन होगा, उसके लिए आप प्रिपेयर करके रखेंगे। एक तो जो है यही वाला, ठीक है ना, आई इसकी लेबल्ड डायग्राम, ठीक है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ रॉड्स एंड कून्स, ठीक है ना, मे बी 1-2 मार्क्स का इसको पूछ दे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन जो आपका होगा वो होगा रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। थर्ड क्वेश्चन जो आप इसमें ध्यान जिसको आप रिपीट करके जाएंगे, फाइनल नजर देकर जाएंगे, वो होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लियोडोस्कोप। ठीक है, इनमें से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मे बी कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पे रिपीट हो जाए। बाकी ये वाले जो हमने क्वेश्चन ऑलरेडी करवाए हैं ये तो आपको तैयार होंगे ही। ठीक है, आते हैं नीचे आपका ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे वाला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ज़रूरी है आपको ये वाला जो ऑलरेडी हमने करवाया है इसका आपको कंसेप्ट हो। बाकी जो मैंने एक चीज़ पहले ही बोली थी, ये जो आपके 5 चैप्टर हैं, चाहे आई एम श्योर आपको पता होगा, आपने सिलेबस देखा होगा, अगर नहीं देखा आप एक बार देख सकते हैं। आपका एक T2 के अंदर लाइट का चैप्टर है, दूसरा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का चैप्टर है, तीसरा पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर का चैप्टर है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और फ्रिक्शन का चैप्टर है। ठीक है ना, इसके अंदर जो आपकी लास्ट पे जो कीवर्ड्स एंड व्हाट वी हैव लर्नड दिए हैं, मैंने कहा था, और इस एक्सरसाइज के अंदर इन जगह पे इनके नीचे जो आपको ऑब्जेक्टिव्स दिए होते हैं ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर जो आपका नीचे वाला पेपर है 2-3-1 मार्क्स का, वो उन्हीं से निकलने वाला है। तो आई एम श्योर आप इन चीजों को जो है आपने ये चीजें प्रिपेयर की होंगी। चलिए आते हैं इसकी बात करते हैं। ये वाली अगर आपने कीवर्ड्स वगैरह पढ़े हैं या फिर
कीवर्ड्स व्हाट वी हैव लर्नड आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप ये वाला क्वेश्चन चाहे कुछ सा भी दे दे बट आप इसको टैकल कर पाएंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मे बी जो है इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर रिपीट करे। उसके बाद जो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी है ही, जहाँ पे फर्दर ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी टैकल करने के लिए जो है हम जो है यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो है हमारे तैयार होने चाहिए। एक तो होना चाहिए हमारे पास जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड 2 मेथड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है ना। जिस तरह एक मेथड ये हाइड्रा है, इस तरह से आपके पास कोई दूसरा मेथड जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हो सकता है, राइट। एंड इसके अलावा जो है आप दूसरा जो क्वेश्चन आप यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे वो है फर्टिलाइजेशन का, कि फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है, फर्टिलाइजेशन का क्या कंसेप्ट है, ह्यूमंस के अंदर किस तरह से होती है, इंटरनल क्या होती है, एक्सटर्नल क्या होती है, ठीक है ना। किस तरह से जो है हमारा जाइगोट बनता है, ठीक है ना, एम्ब्रियो बनता है, देन फ्यूटस बनता है, तो किस तरह से जो है ये होता है, ये वाला फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट। एंड थर्ड जो यहाँ आपको देख कर जाएंगे वो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है ना, मेल एंड फीमेल की जो डायग्राम है वो भी आप यहाँ पे देखेंगे। ये वाले 2 क्वेश्चन तो हो गए, प्लस ये वाले 3 जो है इनको आप नजर देकर जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आते हैं नीचे, बाकी जो है 1-2 मार्क्स के लिए जहाँ पे मेटामॉर्फोसिस जो है क्या होता है ये वाला आप देख सकते हैं, ठीक है ना। कीवर्ड्स इसके आप टैकल करके जाएंगे या फिर व्हाट वी हैव लर्न पढ़ेंगे तो आपको बहुत से ऑब्जेक्टिव जो है या 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आप निकाल पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपको कंसेप्चुअल बेस्ड पूछेगा तो इसलिए आपको वो तैयार होना चाहिए। तो ये फर्टिलाइजेशन पे जिस तरह से है, ठीक है ना, हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन अगर पूछ ले तब भी आप ये वाला जो क्वेश्चन है देखेंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना है, जो आपने पढ़ा है जनरली वही आपसे जो है एग्जामिनर पूछेगा, बट इन ए वे थोड़ा सा टिल्ट इधर उधर कर सकता है, तो आई एम श्योर आप घबराएंगे नहीं, थोड़ा टाइम देंगे एंड क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर से, ठीक है ना, आई एम श्योर, हाँ उसी से है, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर से। ये वाला जिस तरह से टेबल है, इस वाले जो क्वेश्चंस होंगे अगर ऐसा आपको लंबे लंबे क्वेश्चन मिलते हैं तो आप इसको जैकपॉट समझिए एंड आप तब मुस्कुराइए, ठीक है। वाई? बिकॉज आप जब इस पे थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ठीक है ना, आप इसको जो है क्रैक कर पाएंगे एंड बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी जो है इस यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपको देखना है, स्पेशली जो पोल्यूशन ऑफ आपका एयर एंड वाटर जो चैप्टर है, इसके अंदर आप देखेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन क्या है, ठीक है ना। एयर पोल्यूशन के जो है पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, काजेस, ठीक है ना। काजेस का मतलब होता है कौन कौन सी चीजें जो है पोल्यूशन करती है, ठीक है ना। काजेस जब आप करेंगे इसके साथ आपका पोल्यूटेंट्स भी हो जाएगा कि किस किस चीज से जो है आपकी जो एयर पोल्यूशन है होती है, ठीक है ना, और आप इसको किस तरह से रोकते हैं, प्रिवेंट इसको किस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से वाटर का जो है, वाटर पोल्यूशन क्या होती है, वाटर पोल्यूशन जरा मैं समझा देता हूं, मे भी आपका ने प्रिपेयर ना किया। वाटर पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन क्या, वाटर पोल्यूशन होता है जब भी कोई ऐसी चेंज वाटर के अंदर आ जाना जिसकी वजह से इसका फिजिकल, केमिकल या बिहेवियर जो है चेंज हो जाए। वाटर का जो नेचुरल नॉर्मल बिहेवियर है, सॉरी नॉर्मल फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अगर चेंज हो जाए हम इसको कहते हैं कि वाटर पोल्यूट हो चुका है। सिमिलरली एयर के अंदर कोई ऐसी जब है ऐसा सब्सटेंस ऐड हो जाए या कोई ऐसा कंटेमिनेंट्स ऐड हो जाए जिसकी वजह से इसका फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज can चेंज हो जाए, हम उसको एयर पोल्यूशन कहते हैं। अब एयर पोल्यूशन के अगर हम काजेस देखें, काजेस क्या क्या हो सकते हैं, जिस तरह से हमारे पास है, जिस तरह से बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स हमारे पास एक कासेस होता है, ठीक है ना। इस तरह से वोल्केनिक करप्शन, ठीक है ना, बाकी जो भी आपको आ रहा है, ठीक है ना। बर्निंग ऑफ स्टबल बर्निंग, स्टबल बर्निंग का मतलब होता है खेत वगैरह जलाना, ठीक है ना, ऐसी ऐसी चीजें, ठीक है ना, फैक्ट्रीज, ठीक है ना, इंडस्ट्रीज, ये इसके काजेस के। इस तरह से जो है आप जो वाटर पोल्यूटेंट्स देखेंगे, वाटर पोल्यूटेंट्स से क्या क्या काजेस देखेंगे आप देखेंगे, इसके अंदर जो है प्लास्टिक वेस्ट जो डंप किया जाता है, ठीक है ना, डोमेस्टिक वेस्ट जो है हम डंप करते हैं, या ग्रे वाटर जो घर का नालियों का पानी होता है वाटर के अंदर जाता है, इस तरह से प्लास्टिक वगैरह जो हम पानी के अंदर डंप करते हैं, तो इसकी वजह से जो है वाटर पोल्यूशन होता है। प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं, देखो प्रिवेंशन लगभग दोनों की सेम है। हमें क्या करना है, देखो सबसे पहला प्रिवेंशन आप लिखेंगे हमें रिन्यूएबल सोर्सेज पे शिफ्ट करना चाहिए। दूसरा क्या है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, ठीक है ना। या फिर तीसरा क्या है, हमें फॉसल फ्यूल बर्निंग कम करनी चाहिए, ठीक है ना, फॉसल फ्यूल की बर्निंग कम करनी चाहिए। एयर पोल्यूशन के अंदर लिख देंगे। जब वाटर पोल्यूशन का लिखेंगे ये दो यहाँ पे भी लिख देंगे, साथ में ये लिख देंगे कि हमें जो है वेस्ट वाटर में डंप नहीं करना चाहिए। इस तरह आपसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिवर के अंदर जो है, रिवर के अंदर जो वाटर पोल्यूशन है किस तरह होती है, इसके काजेस क्या है। तो आपने वाटर पोल्यूशन के जनरली जो काजेस सीख रखे हैं कि एग्रीकल्चर से जो है एग्रीकल्चरल रन ऑफ जो होता है उससे होता है वाटर पोल्यूशन। या आपने देखा कि जब हम क्या करते हैं कि
प्लास्टिक वगैरह या वेस्ट वगैरह डंप करते हैं, या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो हैं वाटर के अंदर जाते हैं, इसी वजह से होता है। आप डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं क्या, जो आप जहाँ पे याद करेंगे वही लिख लेंगे जहाँ पे, ठीक है ना। इस तरह से अगर आपको कभी पूछे कि ताजमहल को कौन कोरोड कर रहा है, कैसे कोरोड कर रहा है, तो आप यही वाले जो कागज हैं, जहाँ पे कागज जो हैं कि मथुरा रिफाइनरी है साथ में, उसकी वजह से जो व्हीकलर जो एमिशंस होती हैं दिल्ली रीजन के अंदर, इसकी वजह से ताजमहल जो है एरोड हो रहा है, ठीक है ना। इस तरह से पोल्यूशन जो है हो रही है। तो ऐसा जो है आप जो है एक ही चीज को, एक ही कॉन्सेप्ट को जगह जगह पे मोल्ड कर सकते हैं, जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। इसके अलावा ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको जो है पूछ सकता है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या चीज होती है, ठीक है ना, या ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस पे ऑब्जेक्टिव वगैरह आपको जरूर पूछ सकता है, ठीक है ना, कि आप नॉकआउट करिए कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या कौन सी नहीं है। आई एम श्योर आपको पता होगा, हमारे पास जो है 5 ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। एक होती है मीथेन, ठीक है ना, इस तरह से हमारे पास होते हैं वाटर वेपर्स, ठीक है ना, और हमारे पास क्या होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, फिर होते हैं हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड्स, एंड फिर होते हैं हमारे पास ओजोन लेयर। ये वाली जो होते हैं हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस होती हैं, ये 5 ही हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मीथेन, वाटर वेपर, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ठीक है ना। इसके अलावा आपको सल्फर डाइऑक्साइड पूछेगा तो आप उसको टिक कर देंगे, कुछ और पूछेगा तो आप उसको कर देंगे। ग्रीन हाउस गैसेस जो है इस पे जो है ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है। देन उसके बाद होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होता है कि ग्लोब का वार्म होना, ठीक है ना, द एवरेज वार्मिंग ऑफ ग्लोब नोन एज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। तो जो है ग्लोबल वार्मिंग ये वाले जो इंटरलेटेड कंसेप्ट से आपने कीवर्ड्स में देखा होगा, ये वही वाले हैं जो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। देन उसके बाद है आपका नेक्स्ट, जिसको है आपको केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर आपको फोकस करने की कोशिश करेगा आपके जो है कंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है ना, आपके इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स इंसुलेटर्स का आपको कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट जो है ये पूछने की कोशिश करेगा अगेन, ठीक है ना। जिस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्योर वाटर क्यों जो है करंट को कंडक्ट नहीं करता। अगर प्योर वाटर में करंट कंडक्ट करवानी है तो क्या करेंगे, प्योर वाटर के अंदर फिर हम इलेक्ट्रोलाइट जो है ऐड करेंगे तो इसमें हो जाएगा। जिस तरह से हम कॉमन साल्ट ऐड करें, NaCl या कॉमन साल्ट ऐड करें तो हमारी जो है पानी करंट को इलेक्ट करना शुरू कर देगा। इसमें जो ये वाला हमने क्वेश्चन किया था, इसके जो होंगे आपको वर्ड्स काफ़ी हेल्प करेंगे, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा वहाँ पे। देन आपका नीचे है फ्रिक्शन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, फ्रिक्शन वाले चैप्टर में से है। तो फ्रिक्शन वाला जो आपका चैप्टर है, इसके अंदर जो है आप देखेंगे फ्रिक्शन, सबसे पहले कि फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है ना। फ्रिक्शन की फिर देन टाइप्स आपकी डायनामिक फ्रिक्शन क्या होती है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन आपको क्या होती है, ठीक है ना, आप इनकी जो है देख लेंगे एक बार, ठीक है ना। लॉज ऑफ फ्रिक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ जो है आप इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। रोलिंग फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन किस तरह से जो है, ज़्यादा फ्रिक्शन किस में होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में होती है या रोलिंग फ्रिक्शन में होती है, ठीक है ना, या रफ सरफेस की वजह से ज़्यादा फ्रिक्शन होती है। तो ये वाले जो कंसेप्ट हैं आपको यहाँ पे घुमा सकता है, चाहे वो डायनामिक फ्रिक्शन हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो, रोलिंग फ्रिक्शन हो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो। थोड़े थोड़े कंसेप्ट आपको इसके क्लियर होने चाहिए। कीवर्ड्स एंड व्हाट वी हैव लर्नड आपका यहाँ पे स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आते हैं नीचे, ये वाला चैप्टर आपका हो गया एंड आई एम श्योर जो है फिर इसके बाद जो आपको कॉन्सेप्ट जो पूछ सकता है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए एंड किस प्रोसेस से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ताकि जो चीज़ें हैं वो करोड ना होने, कोरोजन से बचाने के लिए। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, हमारे पास अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई धातु है, जिस तरह से मेरे पास एक आयरन की शीट है, बट होता क्या है कि आयरन को जल्दी जंग लगता है, ठीक है ना। फॉर दैट हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कोई और कोटिंग कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लेटिनम की कोटिंग करेंगे इस पे, तो प्लेटिनम को जो है बहुत कम जंग लगता है, ठीक है ना। तो जब जंग लगकर पहले प्लेटिनम को खत्म करेगा, फिर उसके बाद आयरन को खत्म करेगा, तो तब तक इसकी जो लाइफ है बनी रहती है। तो ये कोरोजन की प्रिवेंशन के लिए जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस हम करते हैं। होता किसकी वजह से है, ठीक है ना, इसको जो है हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका ये वाला जो एक्रॉस वाले जो सवाल हैं, ये कहाँ से है आपका, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स प्लस जो लाइट है, इसके ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन जो है आप देखिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन के जो लास्ट पे ये जो आपको दिए गए हैं पजल्स, वो भी आप देख के रखेंगे, क्योंकि अगेन जो है एग्जामिनर जहाँ पे आपको फिर से शॉर्ट खेलने की कोशिश करेगा एंड जो कीवर्ड्स वगैरह हैं, जो व्हाट वी हैव लर्नड है, उससे ये वाले क्वेश्चंस आपको इजीली निकल सकते हैं। थोड़ा सा आप टाइम लगाइएगा, देखिएगा उनको, स्पेशली जो है ये वाला जो चैप्टर है आपका, इसके कीवर्ड्स आपको करने हैं। दूसरे भी करने, 5 ही चैप्टर हैं, आई एम श्योर आप इनको रिपीट कर पाएंगे। चलिए उसके बाद हैं आपका डू एनी 4, ये वाले जो हैं आपके बोथ की शार्ट वाले जो क्वेश्चंस के, जहाँ पे आपको जो है कंसेप्ट्स पे जो है फोकस कर रहा है। तो आप जो ऊपर जो आपने जो कोर कंसेप्ट्स अगर आपके स्ट्रांग होंगे, आप उन्हीं को जहाँ पे मोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा इनको समझने की कोशिश करेंगे एंड उन्हीं को जो है कंसेप्ट्स को आप जहाँ पे इंटर कर पाएंगे। तो ये वाला जो है आपका
जो क्वेश्चंस हैं हो गए। एंड यहाँ पे अगर ऊपर हम बात करें, जहाँ पे जिस तरह से आपका ये है डार्क या प्लेन मिरर के अंदर, ठीक है ना, ये है जिस तरह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। ये ऊपर वाला देखें ह्यूमन आई कैसे देखती है, तो इन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। ये वाला जिस तरह है व्हाट वाई सिविंग मशीन ऑफ एन ऑयल्ड, क्योंकि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के बाकी जो काज उसके बाकी जो तरीके होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। विद दिस हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका कल का पेपर जो है अच्छा होगा, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, आप अपना बेस्ट शॉट दीजिए एंड देन वी विल सी क्या होता है उसके बाद। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। जो बच्चे कल पेपर देने जा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं आपका पेपर ठीक होगा। बेस्ट ऑफ लक।